ओके, तो कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंट्रो के बारे में पढ़ा था, है ना, कि व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड व्हाई इट इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। बताओ जरा कोई, व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। यस, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड बाय द, किसने एक्सकवेट करी थी पहली साइट? द पर्सन, द नेम ऑफ द पर्सन, यस, दयाराम साहनी, ठीक है, इन 21। and then the second site excavated was राखल दास बनर्जी, yes, R.D. बनर्जी in 1922। ओके, तो ये वाला तो मैंने बेसिक आपको बता दिया था, और मैंने बोला भी था कि थोड़ा बहुत आप किससे पढ़ोगे, बुक से पढ़ा आप लोगों ने एनसीईआरटी की? कहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? पूरा पढ़ लिया पहला चैप्टर? ऑल्दो थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो मुझे लगता नहीं है कि एक दिन में करा होगा आप लोगों ने। पूरा हो गया पक्का? क्या क्या समझ आया उसमें? पूरा नहीं पढ़ा? कितना पढ़ा? ओके, 5 वॉल्यूम तक पढ़ी है, ठीक है। उसमें ना कुछ चीज़ें आपको एक मतलब थ्योरेटिकल वे में ज़्यादा समझाई गई है, नॉट इन टर्म्स ऑफ नोट्स, जैसे आप यूपीएससी में पढ़ते हो वैसे नहीं पढ़ाया गया है, बट उसको होलसम करके पढ़ाया गया है आपका पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो होगी उसके हम 3 फेजेस पढ़ेंगे, ठीक है, और तीनों फेजेस का आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट साइट को नोट डाउन करोगे, ठीक है, तो वो कर लो आप लोग। जैसे ये तो हो गई आपके बेसिक हड़प्पन साइट्स जितनी भी आपको देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जैसे ये देखो, इंडस रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, इस तरीके से इंडस रिवर फ्लो कर रही है। इस इंडस रिवर के अराउंड आपकी कौन कौन सी साइट्स पाई जाती हैं वो आपको एक तो याद रखना है। जैसे एक आप यहाँ पे देखोगे मोहनजोदारो आपको याद रखनी है। सेकंड, कोट डीजी भी इसके आसपास है। फिर इधर पे अमरी इसके आसपास है। तो कभी कभी अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अगर वो थोड़ा सा लेवल अपना स्केल अप करे तो कैसे जाता है वो, कि यार पर्टिकुलर रिवर के अराउंड कौन कौन सी साइट्स आपकी पाई जाएंगी। क्योंकि ये देखो, ये सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए जो बेसिक क्वेश्चन हो गए, कि सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ी कौन सी है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको लिखवा ही दूंगा। बट जो एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, जो आप मतलब अपने एंड से भी थोड़ा थोड़ा करते रहना, क्योंकि अगर मैं आपको ये लिखवाने बैठ जाऊँ कि यार रिवर रावी के बगल में कौन कौन सी है, चिनाब के बगल में कौन कौन सी है, तो फिर ये चैप्टर ही 5-10 दिन लगा देगा पूरा होने में। तो ये जितना भी थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट है मैं आपको समझा दूंगा कि करना कैसे है। अब वो आपके ऊपर है कि आप करोगे कब और कितना टाइम लगा के उसे करोगे, ठीक है। तो ये नदियों के पास कौन कौन सी है वो आपको याद रख लेनी है। सेकंड चीज जो मैंने आपको बताई थी कि हड़प्पा को हमने 3 फेज में बांटा है, प्री हड़प्पा, ठीक है, मैच्योर हड़प्पा एंड लेटर हड़प्पा, ये, ठीक है। तो जो प्री हड़प्पा वाले हैं यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, अब देखो ये जो प्री हड़प्पा है ये आपका न्यूलिथिक से मैच करेगा। न्यूलिथिक स्टोन एज जो मैंने आपसे बताया था ना, कि स्टोन एज का जो सबसे लेटर पार्ट था जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक एज, यानी कि न्यू स्टोन एज। वहां पर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, किसी को आइडिया? नहीं नहीं, जी चल रहा है। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि जो मैंने आपको न्यू स्टोन एज पढ़ाई थी, न्यूलिथिक, उसके कुछ क्लासिकल फीचर्स मैंने आपको बताए थे। वहाँ पर क्या होना शुरू हो गया था, सेटलमेंट होना शुरू हो गया था, ठीक है, जो एग्रीकल्चर था वो होना शुरू कर दिया था। ये जो प्री हड़प्पा है और जो न्यूलिथिक है वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करती है। हिस्ट्री की ना एक खास चीज है, कोई भी चीज में एकदम सडन चेंज नहीं आता। आप खुद देखो, आपकी सोसाइटी में कभी ऐसा हुआ है कि यार एक दिन हम डिसाइड करेंगे और उस दिन बिल्कुल चेंज कर देंगे? कभी ऐसा हुआ? कोई भी अगर नया चेंज लाना है आपको सोसाइटी में तो वो कैसे आता है, वो ग्रेजुअल चेंज आता है, और उस ग्रेजुअल चेंज को आते आते बहुत टाइम लग जाता है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझना चाहें तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन्स इन आर्म्ड फोर्सेस, सुना है आप लोगों ने टॉपिक कि विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, कि विमेन्स को आर्म्ड फोर्सेस में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ऑल्दो विमेन आर्म्ड फोर्सेस में बहुत सालों से, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो आज के टाइम पे उनको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल रही हैं। तो ये जो चेंज आया है, और अभी देखो पहले तो आर्म्ड फोर्सेस में आने की बात हो रही थी, अब किस बारे में बात हो रही है कि अब कॉम्बैट रोल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ, ठीक है। अगर आप देखोगे, ये मत सोच लेना कि आप सिविल्स वाले हो तो आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे,
क्लियर? आपका जो जीएस पेपर 3 है या जीएस पेपर 2 है, वहाँ पर इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सोशल जस्टिस एंड सोशल इशू, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर टेक केयर करना है। जब आप सोशल जस्टिस की बात करते हो, ठीक है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा ना, सोशल जस्टिस हमें प्रियम्बल में भी दिया है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? कोई अगर मतलब थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, न्याय क्या होता है? व्हाट डज जस्टिस मीन? तो इक्वालिटी क्या हुआ? यही तो खासियत है यूपीएससी की, या जब आप सिविल्स की तैयारी करते हो, कि हम लोग ना बहुत चीज़ों को ओवरलैप करके पढ़ते हैं। हमें बचपन में टीचरों ने ना उनके बीच का क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं बताया। अगर ये आप पढ़ना चाहते हो तो आप क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी करके एक बुक है, उसको पढ़ना, एनसीईआरटी को। उसमें एक एक शब्द का आपको मतलब पता चलेगा। लिबर्टी क्या होता है, फेटर्निटी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और एक बहुत अच्छी कोट मिलेगी कि इक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट, इक्वालिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लिबर्टी, एंड विदाउट लिबर्टी इक्वालिटी क्रिएट एक्सेस ऑफ मैनी। ऐसे करके एक कोट है और बहुत बढ़िया कोट है। अगर आप उसे पढ़ोगे, उस पर डायरेक्ट एस्से लिखने को भी बोला गया था एक बार। चलो आप लोगों से पूछ लेता हूँ मैं, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस? पहले महिलाओं से ही शुरू करते पीछे से। शैल वी गिव वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन कॉम्बैट रोल? या डू यू थिंक यू गाइज आर रेडी? अरे डोंट गेट ऑफेंडेड, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। मैं आपको चलो एक चीज़ और सिखा देता हूँ। अगर आपको एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनना है ना, मतलब इट इज़ अप टू यू, आपको कैसा बनना है, घूसखोर बनना है वो आप लोगों की मर्जी, अच्छा बनना है वो आप लोगों की मर्जी। मैं जस्ट एक बता सकता हूँ कि एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने के लिए क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिसनर बनो अच्छे। दूसरा, जो भी बोल रहा है ना उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट करो कि ठीक है, पहले बोल, और देन उसके बाद आप, अगर आपको काउंटर करना है उसके बाद आप काउंटर करो। पूरा सुन के काउंटर करो, बिना सुने काउंटर करोगे लड़ाई हो जाएगी। और ध्यान रखना, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, मतलब ही वाज आल्सो अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेरे को एक कोट सिखाई थी जब मैं पीएसआईआर पढ़ता था, ठीक है। उन्होंने बोला था, इफ अ डिप्लोमेट से यस एंड यू गाइज आर एस्पायरिंग टू बिकम अ डिप्लोमेट, तो ये आप लोग ढाल लेना अपने लाइफ में कि इफ अ डिप्लोमेट से यस ही मीन्स परहैप्स। इसका मतलब समझ आया? गुड। डिप्लोमेट अगर आपको सीधा सीधा हाँ बोल रहा है, उसका मतलब है कि वो शायद बोल रहा है। मतलब आपको डिडक्ट करना पड़ेगा कि डिप्लोमेट ने अगर आपको हाँ बोला है तो उसका एक्चुअल मतलब है शायद। एंड इफ अ डिप्लोमेट से परहैप्स, इट्स मीन्स नो, क्लियर नो, ठीक है। एंड इफ अ डिप्लोमेट से नो, ही इज नॉट इवन अ डिप्लोमेट। ध्यान रखना, डिप्लोमेट कभी ना नहीं बोलता। सो इफ यू वांट टू बिकम अ गुड डिप्लोमेट, नेवर से नो, लाइफ में भी, when you are in your office or behaving like a diplomat, ठीक है। सो ठीक है, बाकी आप बताओ, वुमेन्स इन कॉम्बैट रोल, ठीक है यार, डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए वुमेन्स को कॉम्बैट रोल में? डालना चाहिए पक्का? नहीं डालना? पर्सन को अगर बाई चांस अपने पास उनके पास चला जाता है तो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। हाँ, वो लेट जनरल बिपिन रावत ने बोला था। वो ऐसे टॉर्चर करे और उसकी फोटोज वगैरह इंटरनेट वगैरह पे वायरल हो गए, तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। सो व्हाई आर वी एसोसिएटिंग, मतलब ये तो वही हो गया ना, व्हाई आर वी एसोसिएटिंग दिस कांसेप्ट ओनली टू वुमेन? अगर ये मेल के साथ होगा तब गलत नहीं है, क्योंकि हमारी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर हम महिलाओं को ऐसे कहते हैं कि उनके ऊपर समाज और इन सारी चीज़ों का, परिवार का एक यार कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल दी समाज ने आप लोगों के कंधों पे? ठीक है, तो ग्रेजुअल चेंज करना पड़ेगा, बट आप लोग तो अब नया समाज बनाओगे ना। आपके पेरेंट्स ने, आपके फोर फादर्स ने जो समाज बनाया, नाउ यू, इट इज अप टू यू गाइस कि आपको वही समाज आगे लेके चलना है या आपको समाज चेंज करना है। अभी तो मुझे लगता है समाज ऐसा नहीं है, इन फ्यूचर हम ऐसा देख सकते हैं। चलो ठीक है, ओके, इन फ्यूचर, लाइक इन हाउ मेनी इयर्स आपको लगता है कि ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी? चलो ठीक है, हम बोल रहे थे कि हमारे आने वाली जनरेशन, फॉर एग्जांपल हमारे जो चिल्ड्रन होंगे, क्या आप लोग उनमें सेम वैल्यूज, सेम मोरल वैल्यूज या सेम एथिकल स्टैंडर्ड इनकलकेट करोगे या कुछ चेंज करोगे?
हाँ जी, चलो ये सवाल मैं बाकी इधर से करूँ। हाँ, चेंज करोगे, क्या चेंज करोगे? कोई एक चीज बताओ जो आप चेंज करोगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम करता, ये कर जरूर लेना। हाँ भाई लड़कों, अब इधर से लड़के बताएंगे। आप बताओ, विमेंस को जाना चाहिए कॉम्बैट रोल में? बिल्कुल, ठीक है। हाँ हाँ जी, आप बताओ। देखो, अगर ऐसे मीटिंग चल रही होगी किसी दिन सेक्रेटरीट में और आप लेट में आए, तो आप सीएम से ये तो नहीं पूछोगे सर एक बार रिपीट करना क्या पूछा आपने। एंड आई होप आप सब बैठो ऐसी मीटिंग्स में, है ना, कि जहाँ पर आपको सीएम को डायरेक्ट रिपोर्ट करना पड़े कि सर मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो ये चल रहा है। चलो आपको कोई और बता देगा क्वेश्चन, ठीक है। आप बताओ, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए कॉम्बैट रोल? तब तक क्वेश्चन पूछ लो आसपास से। मीट नहीं कर पाएंगे, और अगर हम स्टैंडर्ड सेम रखें और कोई लड़की मीट कर जाए तो भेज सकते हैं। मतलब यू आर नॉट, मतलब कि रिजिड की नहीं होनी ही नहीं चाहिए, मतलब आप इस चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल हो ना। और आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अगर फिजिकल और मेंटल जो, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपने एक वो, चलो स्टैंडर्ड नहीं, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर दिया कि सेम एज मैन, एज पर मैन, जो क्राइटेरिया मैन अचीव कर रहे हैं वही क्राइटेरिया विमेंस भी अचीव करे। तो फिजिकल स्टेबिलिटी में तो ऑब्वियसली बात है, आज के टाइम पे कहीं भी है तो मैन के स्टैंडर्ड हाई है और विमेंस के स्टैंडर्ड को, मतलब स्टैंडर्ड नहीं, एलिजिबिलिटी को लो रखा जाता है। आप कोई भी मेडिकल दो, कोई भी फिजिकल दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि सीएपीएफ के अगर आप फिजिकल देते हो विमेंस भी, तो बहुत आसान है उनका, मतलब इतना आसान है कि जो रनिंग उन्होंने बोली है कि अगर आप पैदल भी चलो। हाँ, तो अगर कॉम्बैट रोल की बात है, अगर एट पार कर दिया जाए मैन एंड वुमेन में, तो वो आप कहना चाह रहे हो कि लगभग लगभग सेम ले आओ। ठीक है, ये भी अच्छा एक पॉइंट है, मतलब बच के निकले हो आप इसमें अच्छे से। हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि आप जो भी चीज़ बोल रहे हो उसके पीछे आपके पास प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए कि भाई अलाउड तो कर दे बट मीट सेम करना, मतलब मेरिट से आप नहीं वो करना चाहते हो। ठीक है, हाँ जी, आप सेम, सेम एज हिम, ठीक है, तो पद उन्हें मिल जाएगा, आप फिर करते रहना सेम एज हिम, सेम एज हिम। हाँ जी, आपको कुछ नहीं बोलना इस पर? नो कमेंट्स? ये तो अभी से अफसर वाली भाषा बोलने लग गया कि सॉरी नो कमेंट्स। हाँ भाई, इधर पे अभी तो ऑफिसर बने नहीं, अभी से भाषा सीख ली। चाणक्य जाना चाहिए, अच्छा थोड़ा जोर से बोले, मैं थोड़ा जुकाम हो रखा है तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, धीरे सुनाई दे रहा, मतलब बस जाना चाहिए। भेज दो, बस जहाँ जाना है भेज दो, भेज दो। ओके, इट इज ऑल्सो गुड। हाँ जी मैम, आप स्टैंडर्ड में भी इक्वालिटी होनी चाहिए फिर। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप ठीक है, चलो। तो इसी तरीके से जो मैं आपको समझा रहा था, मतलब मेरा क्वेश्चन पूछने का मेन मोटिव यही था कि आप देखोगे कोई भी चेंज आता है वो एकदम से नहीं आता, वो ग्रेजुअल चेंज आता है। ऐसे ही जब हम न्यूलिथिक से प्री हड़प्पन में आए हैं तो वो भी ग्रेजुअल आया है, और कुछ फीचर्स आपको प्री हड़प्पा में भी कौन से देखने को मिलेंगे जो आपको न्यूलिथिक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अभी हम सेटल हो ही रहे हैं, तो प्री हड़प्पा का आप ये याद रखना कि इसका भी एक क्लासिक फीचर है कि नोमैडिक पीपल, नोमैडिक पता है ना क्या होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, या हंटर गैदरर्स होते हैं, जंगलों में रहते हैं, जंगल से जंगल ट्रांसफर करते हैं। सो द नोमैडिक पीपल वो क्या होना शुरू हो गए, वो स्टेबल करना शुरू हो गए, मतलब सेटल होना शुरू हो गए, और उन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। फिर आप देखोगे एग्रीकल्चर में खेती जो है, हड़प्पन लोग उसे पीक पे लेके गए, कपास की खेती करने लग गए, वीट की खेती करने लग गए। कल हमने पढ़े भी थे कितनी सारी खेती थी,
कितनी सारी चीजें थी, वीट था, बार्ले था, सेसमे था, चिकपी था, राइस था, यस, बट रेयर था। तो अगर कभी सवाल आए घुमा के आपसे कि भैया जो राइस है इट इज यूज्ड एज अ स्टेपल फूड, स्टेपल फूड मतलब डे टू डे लाइफ में, तो क्या वो स्टेटमेंट ठीक होगा? नो, इट मतलब वो स्टेटमेंट गलत होगा, वो आपको थोड़ा सा डिल्यूड करने के लिए वो स्टेटमेंट डाला गया है, क्योंकि बहुत बार बच्चे ना मॉडर्न सोसाइटी से उस समय की सोसाइटी को कंपेयर करते हैं, और जो भी इंडिया में रहता है वो सोचेगा इंडिया एक मतलब राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो ऑब्वियसली बात है उस समय भी लोग राइस खाते ही होंगे, जब आज के लोग खाते हैं तो तब के भी लोग खाते होंगे। सो इस तरह के मतलब डिडक्शन में मतलब वहाँ पे गो विद द फ्लो मत कर देना, थोड़ा सा बैकफुट पे आके थोड़ा सोच लेना, ठीक है। अब प्री हड़प्पन साइट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखना। जैसे मेहरगढ़, मैं आपको कल भी बता रहा था कि मेहरगढ़ एक इंपॉर्टेंट साइट है जो रिजेंबल करती है कौन से एरा को? प्री हड़प्पन एरा को, ठीक है। फिर आती है अर्ली हड़प्पा। अर्ली हड़प्पा में क्या है, जो विलेजेस हैं वो थोड़े थोड़े बनने शुरू हुए, जैसे कि हमने कहाँ पर पढ़ा था, ये वाले पार्ट, यस, ये वाला पार्ट देख रहे हो। अर्ली हड़प्पन स्टेज कैसी है, यहाँ पर लोग लार्ज विलेजेस में रहा करते थे, ठीक है। धीरे धीरे टाउन्स बनना शुरू है, वो जो ट्रांजिशन फेज आया विलेज टू टाउन, वो कहाँ पर आ रहा था? अर्ली हड़प्पन में आ रहा था। और जब आप अर्ली हड़प्पा की कुछ साइट्स के नाम पढ़ोगे तो वो ये हैं, अमरी एंड कोट डीजी। अब इसको अगर यहाँ मैप में देखोगे तो कहाँ पर एंड मार्क है? अमरी आपका ये रहा और कोट डीजी आपका ये रहा। इस तरीके से बार बार आपको कंपेयर करके खुद से भी पढ़ना जब आप घर पे पढ़ रहे हो, ठीक है। स्कूल की तरह मत कि एक पेज से शुरू किया और बिल्कुल आखिरी तक जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। जब 40वें पेज पे पहुंचे तब यही नहीं याद है कि पहले पेज पे क्या सुना था या क्या पढ़ा था, तो ये मत करना, ठीक है। यूपीएससी की पढ़ाई थोड़ी सी अलग होती है, और उसमें अलग बस इतना होता है कि वहाँ समझदार बन के पढ़ाई करते हो, वहाँ बच्चा बन के नहीं पढ़ाई करते हो कि मैम ने बोला बेटा 1 से लेकर 40 तक रट के आना, तो लगे हुए हो सुबह से केमिकल एलिमेंट्स रटने में, है ली ना करे रब से फरियाद, वो नहीं करना यहाँ पे। रब भी नहीं आके बचा पाएंगे अगर ऐसे पढ़ोगे तो यहाँ पे। चलो अगला आता है लेट हड़प्पन। लेट हड़प्पन में बेसिकली आपका डिक्लाइन होना शुरू हुआ, और उसकी जितनी भी साइट्स थी वहाँ के आपको इंपॉर्टेंट याद नहीं रखने। मेन होता है मैच्योर हड़प्पन, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। फिर मैंने आपको इसका एक्सटेंड बता दिया, नॉर्दर्न मोस्ट मांडा था, वेस्टर्न मोस्ट सुतका गेंडोर था, सबसे ईस्ट में आपका आता है आलमगीरपुर, एंड साउथ में आता है दैमाबाद। ये समझ आया? अभी तक इसमें कोई दिक्कत? फिर हमने देखा था कि जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो किस किस ने खोजी, तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट जिसका नाम है आपका क्या? हड़प्पा। ये किसने खोजी थी? ये खोजी थी आपके दयाराम साहनी जी ने, और ये कौन सी नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर है। फिर दूसरा आता है आपका राखलदास बनर्जी, इन्होंने खोजी थी कब? 1922, डेट भी आपको याद रखनी है। और ये कौन सी नदी के ऊपर आता है? ये आता है आपका इंदस नदी के ऊपर, इसी वजह से इसको इंदस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाने लग गया। फिर बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो एडिशनल फैक्ट है वो मैं लिखवा देता हूँ आपको, वो लिख लो, ठीक है। सबसे पहले लिखो मोहनजोदारो के बारे में, इनको ऐड कर लेना जब आप अपने मेन नोट्स बनाओगे ना, जब ये पीपीटी मिल जाएगी तो तब जो मेन नोट्स बनाओगे उनमें ऐड कर लेना, ठीक है। मोहनजोदारो ब्रैकेट में लिखना लार्जेस्ट साइट ऑफ आईबीसी। अगर मैं टोटल मिला दूं, सारी साइटों को मिला दूं, तो देन द लार्जेस्ट साइट कौन सी होगी? मोहनजोदारो होगी। क्लियर? वो इंडिया की है बेटा, हाँ वो पता है बच्चों को, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, अगर ओवरऑल सबसे बड़ी बात करोगे तो ओवरऑल इज मोहनजोदारो, बट अगर हम सिर्फ कहाँ बात करें? इंडिया में लार्जेस्ट इंडियन, तो आप देखोगे राखी गढ़ी पाकिस्तान में पड़ रही है कि इंडिया में पड़ रही है? इंडिया में पड़ रही है ना, तो दैट्स व्हाई राखी गढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। अब जब इसको लिख ही रहे हो मोहनजोदारो, तो उसमें देख लो कि क्या क्या चीजें आपको पाई गई हैं ओवर टाइम। तो मैं बस एक एक फीचर लिखवा देता हूँ, वो याद रखना। सबसे पहले यहाँ पर पाया गया है द ग्रेट बाथ, ठीक है, द ग्रेट बाथ, अभी दिखा भी दूंगा कैसा दिखता है ग्रेट बाथ। अगला विमेन डांसर ब्रॉन्ज इमेज, ठीक है, एक इमेज मिली है जिसमें एक डांसर को दिखाया गया है जो कि विमेन है, और वो कॉपर की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की है, ब्रॉन्ज की। क्लियर? इसकी ध्यान रखना कि वो जिस मुद्रा में खड़ी है उसको त्रिभंग मुद्रा बोलते हैं। त्रिभंग मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है डांस में
कि जिसमें आपकी बॉडी के 3 हिस्से ऐसे अलग अलग दिख रहे हो, मतलब बॉडी जो लीन हो रही होगी 3 अलग अलग हिस्सों में। सेम वैसे ही जैसे कृष्ण जी खड़े होते हैं ना मुरली पकड़ के, तो उनकी बॉडी के भी 3 हिस्से होते हैं। तो हेड ऐसे टिल्ट होता है, शोल्डर ऐसे होता है, और फिर ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये होता है 3 भंग हो गए बॉडी के, इसे बोला जाता है त्रिभंग मुद्रा। ठीक है, तो वहां पर भी जो आपकी कॉपर स्टैचू मिली है वो भी किस में है, त्रिभंग मुद्रा में। और ये दोनों चीज ग्रेट बाथ एंड द कॉपर स्टैचू कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से मिली है। एग्जाम में कभी कभी मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं, भैया ये चीज कहाँ से मिली है, तो इसमें सेकंड चीज एक और लिखो, पशुपति महादेव सील, ये तीसरी चीज है जो वहां से मिली है, जो इंपॉर्टेंट है। पशुपति महादेव सील, एक सील मिली है, एक मुद्रा मिली है, जिसके ऊपर आपका एक गॉड बने हैं जिन्हें हम प्रोटो शिवा, क्योंकि अभी वैदिक सोसाइटी आई नहीं है तो हमें शिवा बोल नहीं सकते उन्हें। हाँ सील, सील मोहर, मोहर में, ठीक है। तो जो सील मिली है पशुपति की, तो ऐसा माना जाता है कि ही वॉज लाइक दी प्रोटो शिवा। प्रोटो शिवा मतलब जो शिवा है, जिनको आज हम शिव भगवान बोलते हैं, उनका जो एक्चुअल फॉर्म है उसके ही जैसा। अब क्योंकि हम डिसाइफर नहीं कर पाए तो वी कैन नॉट क्लेम श्योरली कि दैट ही इज ऑल्सो शिवा, बट पूरा फीचर, ठीक है, और जो हमको देखने में के मिला सील्स में, तो हम इससे एक अनुमान लगा रहे हैं। मैंने अगेन आपको शुरू से बोला है हिस्ट्री, और वो वाली हिस्ट्री कौन सी, प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, इट्स ऑल अबाउट अजम्पशन। हम अजम्पशंस के ऊपर चल रहे हैं, तो हड़प्पा जब पढ़ेंगे मैं बहुत बार ये बोलूँगा कि अजम्पशन है, ठीक है। तो ये अजम्पशन है हिस्टोरियंस का कि भाई वो किसकी तरह लगते होंगे, शिवा की तरह लगते होंगे, इसीलिए उनको प्रोटो शिवा या पशुपति भी कहा जाता है। आज भी आप देखो, आज आपके जो शिव भगवान है जिनको हम पूछते हैं, ठीक है, उनका एक नाम पशुपति भी है। पशुपति का मतलब क्या होता है, यस, द गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ह्यूमंस के तो है ही, साथ साथ एनिमल्स के जो गॉड है वो किनको माना जाता है, शिवा को ही माना जाता है। क्लियर, तो एक ये होगा। अगला लिखो बियर्डेड प्रीस्ट। तो बियर्डेड प्रीस्ट यानी कि वहां पर एक अब ऐसा माना जाता है कि ही वाज अ प्रीस्ट एट दैट टाइम, बियर्डेड प्रीस्ट, हाँ बियर्डेड प्रीस्ट। एक स्टैचू मिली है किसकी, ऐसे प्रीस्ट की जिनकी दाढ़ी है वहां पे, ठीक है। तो अब क्योंकि उनकी जो स्टैचू मिली है, मैं दिखा दूंगा, इसमें फोटो डाली थी मैंने, उनकी जो स्टैचू है उसमें आप देखोगे कि भैया एक अच्छी सी शॉल लपेट रखी है, दाढ़ी है, तो ऐसा माना जा रहा है कि यार ये उन्हीं की स्टैचू बनाई गई होगी जो एक अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करते होंगे। क्लियर। अब ऐसी आम लोग अपनी अपनी मूर्तियां तो नहीं बनवाएंगे, है ना, जो स्टैचू, और ऐसी स्टैचू जो इतने साल प्रिजर्व हो जाए, तो वो कोई ना कोई सोसाइटी में बहुत बड़ा ही व्यक्ति होगा, तभी उनका बनाया गया है, कि कोई इंपॉर्टेंट पद होल्ड करता होगा। लास्ट चीज लिखो, ह्यूमन स्केलेटल हंडल्ड टुगेदर, हंडल्ड टुगेदर मतलब दो लोग, मतलब जो ह्यूमन स्केलेटन है ना, एक कब्र मिली है या ग्रेव मिली है, उसके अंदर 2 ह्यूमन स्केलेटन एक साथ मिले हैं मोहनजोदारो में, ह्यूमन स्केलेटन हडल्ड टुगेदर। हाँ, हडल्ड टुगेदर मतलब 2 अलग अलग स्केलेटन है, एक ही कब्र में दोनों मिले हैं, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये क्लियर रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, अगर ये चीज़ क्लियर है तो ठीक है, क्योंकि अभी हम पहले सीटाडेल पढ़ेंगे, फिर मैं आपको चनुद्रो के बारे में बताऊंगा। मैंने कल बताया था ना, चनुद्रो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे पहले मेरे को आपको सीटाडेल समझाना पड़ेगा। मैं कल इसलिए नहीं समझाया क्योंकि लंबा टॉपिक है। तो अभी तक आप लोग बताओ, आपको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर चीज़ें मतलब कट टू कट समझ आ रही हैं तो ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा है कि लिंकेज टूट रहा है कि ये शब्द समझ नहीं आया तो बता दो, क्योंकि हड़प्पा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल आने ही आने हैं। आप हर दूसरे साल यहाँ से सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत आराम से, कोई ना कोई सवाल आपका टपक ही पड़ेगा। और जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मतलब जहाँ से आना ही आना है, हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स होते हैं, उनको तो कभी छोड़ने की गलती मत करना है, उनमें डाउट तो बिल्कुल मत रखना। एक बार को स्टोन एज में डाउट रहेगा, उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हड़प्पा में डाउट रह गया तो फिर तो मैं बोलूँगा भाई कि आप लोगों के कुछ थोड़ा पढ़ लेना उससे। तो कोई डाउट, नए बच्चे जैसे आप लोगों, आपको कोई डाउट अभी तक? हाँ जी, कोई आईएनवीसी में गिनरी देखो, मोहनजोदारो में भी मिली है और हड़प्पा में भी मिली है। अगर बहुत लार्ज स्केल में बोलोगे तो मोहनजोदारो में मिली है, ठीक है। ये कॉमन फीचर था ग्रेन फ्री, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ फीचर था। ये जो मैंने आपको लिखवाया है ना, ये अलग से फीचर है, डिस्टिंक्ट फीचर है। मैं कल बता रहा था कि कुछ होंगे यूनिवर्सल फीचर जो पूरे हड़प्पा में एक जैसे मिलेंगे,
कि भाई ऐसे स्ट्रक्चर बना है, टाउन प्लानिंग ऐसे की गई है, वो सब जगह सेम है, बट कुछ है डिस्टिंक्ट फीचर या कुछ है चीज़ें जो सिर्फ वहीं से पाई गई हैं, तो वो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हो गया था आपका। फिर ये चिकपी वगैरह मैंने बता दिया था, ये बताता है कि सोसाइटी कैसे काम कर रही थी या फूड हैबिट्स कैसी हमारी रहा करती थी। ठीक है, मैंने कल बता दिया था। इरिगेशन के लिए सबसे बेस्ट साइट कौन सी थी? धोलावीरा। और इस पे सवाल भी आया था 2022 या 23 में। क्यों? क्योंकि उससे एक साल पहले इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। कौन से नंबर की साइट बताई थी मैंने कल आपको? ये 48 यस। मोहनजोदड़ो का लिटरल मतलब ही वही होता है, द माउंट ऑफ डेड, मतलब मृतकों का टीला। ठीक है, उसको अगर आप सरल भाषा में ट्रांसलेट करोगे, मोहन जोदारो या मोहनजोदड़ो, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करोगे, इसका मतलब ही ये होता है कि मृतकों का टीला, मतलब एक ऐसा टीला होगा जहाँ पे बहुत सारी लाशें रखी हुई गई होंगी या जो मर गए होंगे उनको रखा गया होगा। अब क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, इसके पीछे का लॉजिक ना भी पता हो तो कोई मतलब एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और आपके उसके लिए भी टाइम है, तो सर्च मार लेना कि क्यों बोला जाता है। तो जब आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे, ऑब्वियसली बात है आप अपने बारे में और अपने आसपास के बारे में पूरा पढ़ के ही जाओगे, है ना। मेरे को तैयार करना था तो मैंने तो ऋषिकेश की पूरी हिस्ट्री खंगाल ली थी। किसी को पता है ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश क्यों पड़ा है? तुमको पता है? कोई ऋषि आए होंगे वहाँ पे। ये सबसे एब्सर्ड वो है वहाँ के लिए, मतलब एक एनालॉजी की, ऋषियों का केश था, ऐसे था। विष्णु भगवान का एक रूप था, लॉर्ड ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश, हु इज नॉन एज द गॉड ऑफ सेंसेस। ठीक है, इंद्रियों के देवता। तो वो वहाँ पे प्रकट हुए थे, उन्होंने वहाँ पे किसी को आशीर्वाद दिया था, इसलिए वहाँ पर उसका नाम ऋषिकेश पड़ा है, ध्यान रखना। लोगों को यूजुअली ये लगता है कि उसका नाम किसी और वजह से पड़ा है, बट ये उसका पीछे का कारण है। आप लोग भी जहाँ जहाँ रहते हो उसका अच्छी हिस्ट्री का ज्ञान अभी से रख लेना, क्योंकि देखना कि कभी भी सवाल इसी मतलब लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग में पूछे जाते हैं आपसे हमेशा कि भैया कहाँ से आए हो, उसका बैकग्राउंड बताओ कि क्या था वहाँ पे। चलो, देहरादून कब स्टैब्लिश हुआ था, किसी को पता है? यहाँ पर कोर देहरादून का कौन है? बिल्कुल देहरादून से ही, सब बाहर से आए, देहरादून से कोई नहीं है। कहाँ कहाँ से हो आप लोग, मतलब जो आपका होम टाउन है आपका क्या है? चमोली, वेरी गुड। अरे वाह, प्रयागराज, प्रयागराज है, पौड़ी, टीरी गढ़वाल, टीरी गढ़वाल तो बहुत बड़ा है, उसमें कहाँ पे? अच्छा, पता है आपको अपने गांव का? रुड़की। मेरा होम टाउन भी रुड़की में ही है। रुड़की में कहाँ से? अच्छा, यूपी, ठीक है। मेरे को रुड़की सुनाई दिया है। कुल्लू, नाइस। चमोली, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी। हाँ जी, अच्छा आप तो ऋषिकेश है, नैनीताल, बहुत बढ़िया। चलो चलो, अगला वाला देखते हैं। यहाँ पे अब देखो सीटाडेल क्या होता है, तो यहाँ पर एक और एक स्ट्राइकिंग फीचर होता है, दैट इज कॉल्ड सीटाडेल टाउन प्लानिंग। ठीक है, सीटाडेल क्या होता है, तो यूजुअली जो टाउन था उसको दो हिस्सों में बनाया गया है। ठीक है, एक जो थोड़ा अपलिफ्टेड होगा, एल्डर्स के लिए होगा या रिच लोगों के लिए होगा, एक लोअर टाउन। ठीक है, इस तरीके से बनाया है। मैं इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ, आगे डली भी होगी। ये देखो, इस तरीके से दो टाउन बनाया गया है, एक है आपका सीटाडेल, ठीक है, एक है आपका लोअर टाउन। ये जो लोअर सीटाडेल है ये ऐसे अपलिफ्टेड है। ठीक है, अगर इसका मैं वैसा लेटरल व्यू आपके लिए बनाऊं तो ये हो गया लोअर टाउन और सीटाडेल हो गया ऐसे करके। तो सीटाडेल ऐसे हाइट में सिचुएटेड होता था, यहाँ पर रिच लोग रहा करते थे, और ये स्मॉल होता था एरिया में। ठीक है, और ये लार्ज होता था। क्लियर? तो लोअर टाउन एंड सीटाडेल, क्लियर। यूजुअली ज्यादातर आपकी जितने भी हड़प्पा की साइट्स हैं वहां पर आपका क्या देखने को मिला है, दो डिस्टिंक्शन मिला है, कि तो सीटाडेल एंड एक आपका लोअर टाउन, इसी में डिस्टिंक्शन देखने को मिला है आपको, और इसमें ज्यादा कुछ डिस्टिंक्शन देखने को मिला नहीं है। कुछ कुछ साइट ऐसी हैं या तो वहाँ पे सीटाडेल दिखाई नहीं है, या तो वहाँ पर तीन तीन सीटाडेल है, मतलब डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में। ये ध्यान रखना, ये जो दो अलग से मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार आते ही आते हैं। ठीक है,
तो सबसे बड़ा फीचर जो होता है दैट इज योर सिटाडेल। ये कौन सी साइड पे होता है? यस, ये ध्यान रखना, इट इज ऑन दी वेस्टर्न साइड ऑफ दिस साइड, और हमेशा वेस्टर्न साइड में ही होगा। अभी जो मैंने आपको मैप दिखाया उसमें भी ये किधर की साइड था? इधर की साइड था। तो सिटाडेल जो होगा वो आपका वेस्टर्न साइड में होगा, और जो लोअर टाउन होगा वो हमेशा आपका कौन सी साइड में होगा? ईस्टर्न साइड में होगा। सिटाडेल के अराउंड एक वॉल लगी हुई होगी, ठीक है। ये जो वॉल होगी, ये वॉल सेपरेट करेगी आपको किससे? जो आपके लोअर टाउन है उससे इसको सेपरेट करेगी। देन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर था कि बर्न्ड ब्रिक्स यहाँ पर पाई गई है, क्लियर। और बर्न ब्रिक्स का जो रेशियो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का, अब देखो स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स थी यार, मतलब खुद समझ के देखो कि ऐसे टाइम पे जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, कोई हम पे नापने के यंत्र वगैरह इतने अच्छे स्केल आजकल जैसे हैं वैसे हुआ नहीं करते, मशीनरी नहीं हुआ करती थी, उस समय भी इन्होंने एक स्टैंडर्डाइज ब्रिक बनाई। पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको जहां पर भी ईंटें देखने को मिलेगी सेम रेशियो में देखने को मिलेगी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में। तो क्या था उसका रेशियो? दैट इज 4:2:1। तो लेंथ में 4 होगा, ब्रेथ में 2 होगा एंड हाइट में 1 होगा, क्लियर। तो ये जो स्टैंडर्डाइज था ये हमें बताता है कि यार ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हुआ करते थे, इन लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज थी। मतलब टेक्नोलॉजीज आज के टाइम से कंपेयर मत करना, टेक्नोलॉजी मतलब होता है कि उस समय की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इनके पास थी, सबसे एफिशिएंट वर्कर इनके पास थे और सबसे ज़्यादा चीज़ें यही कर पा रहे थे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इनकी टाउन प्लानिंग का, दैट इज ग्रिड पैटर्न, ठीक है। जो घर बने हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे, जो रोड मिलती थी वो 90 डिग्री के एंगल से मिलती थी। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल देखो मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ, इस तरीके से ये थी टाउन प्लानिंग। जितनी भी रोड हुआ करती थी वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे आके मिलती थी। कोई ऐसे अननोइंगली कहीं से कोई रोड नहीं निकल के आ रही, ठीक है, कहीं से कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई गली से निकल गया, कुछ नहीं। जितनी भी रोड होंगी वो मेन रोड से हमेशा कितने डिग्री के एंगल पे मिलेंगी? 90 डिग्री के एंगल पे। और यहाँ पर ध्यान रखना, किसी भी घर का जो मेन दरवाजा होगा वो कभी मेन रोड पे नहीं खुलेगा, हमेशा पीछे की साइड खुलता था। ये भी एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ मिलेगा। वेल्स पाए जाते थे, हर एक घर में कुएं पाए जाते थे, ताकि अगर कोई आए भी या किसी को पानी चाहिए हो तो उसके लिए है। नहीं 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 नहीं, होता घर के अंदर ही था, बट वो वाला एरिया हर किसी के लिए एक्सेसिबल होता था। मतलब ऐसे नहीं था कि बिल्कुल कोर एरिया में होता था जहाँ पर कोई और बाहर का व्यक्ति ना आ पाए, ठीक है। आज के टाइम पे होता है ना, हमारा मेन जो पानी पीने वगैरह का होता है वो कहाँ होता है? किचन में होता है, और किचन सबसे आपके कोर एरिया में होता है घर के। तो अगर किसी को पानी चाहिए होता है तो आप ही लोग ला के देते हो। पहले ऐसा नहीं होता था, जहाँ भी जैसे आज भी आप देखोगे गाँव वगैरह में जो नलके वगैरह लगे होते हैं वो गेट के पास ही लगे होते थे। जैसे गांव में होता है ना, इजीली एक्सेसिबल होते हैं, अगर कोई गांव वगैरह की साइड रहता है तो वहाँ पर लोगों में इतना वो नहीं होता कि अप्रीहेंशन की नहीं हमारे घर में नहीं आना, ये नहीं करना, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, सबको इजीली एक्सेसिबल होता है कि पानी पीना, आके पी के चले जाओ, कोई पूछेगा भी नहीं, है ना। पूछेगा भी तो बता दो भाई पानी पीने आया था। तो ये वाला पॉइंट था वहाँ पर कि हर किसी के लिए इजीली एक्सेसिबल था। एक और खास फीचर ये था कि 2 स्टोरीज हाउस हुआ करते थे, सोचो 2 स्टोरी हाउस, मतलब 2 मंजिला घर हुआ करते थे उस टाइम पे। तो कितना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि वो यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने जो घर बनाने शुरू करे वो 2 मंजिला घर बनाने यहाँ पर शुरू कर दिए, क्लियर। अब जब 2 मंजिला घर बना रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर क्या करा होगा उन्होंने, उसके लिए फीचर्स रखे होंगे। घर एक पर्टिकुलर प्लानिंग हुआ करती थी, मतलब ये ऐसा सेंटर नहीं था कि जो अनप्लैंड है। जैसे आज भी आप देखोगे देहरादून, आप बताओ प्लैंड है कि अनप्लैंड है? हुँ? नहीं नहीं, ये होगी नहीं। हाँ, छत भी हो सकती है, बट कहीं कहीं पे हमें ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि ऊपर पे कुछ चीज़ें सामान वामान रखा हुआ मिला है, तो हमें बोल सकते हैं कि वो रेसिडेंशियल पर्पज से ही था। सिर्फ छत होती तो उसके लिए फिर अलग फीचर होता। मतलब बहुत सारी जगह है। अब ऐसा है कि ना कि हर एक फीचर को हमने इलेबोरेट भी नहीं किया कहीं किताबों में, बट वही है कि अब जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ मैं सिर्फ एनसीईआरटी से कंसाइज करके थोड़ा ना पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग जगहों से जहाँ जहाँ पे लोगों ने कंपाइल किया है। तो वहाँ पर ये माना जाता है हिस्टोरियंस के हिसाब से कि 2 स्टोरी हाउसेस भी हुआ करते थे, 1 स्टोरी भी थे, 2 स्टोरी भी थे, क्लियर। अच्छा, देहरादून प्लैंड है कि अनप्लैंड है? प्लैंड है। सेमी प्लैंड क्या होता है? कौन सा एरिया प्लैंड है फिर? हम्म, कोई ऐसी सिटी बताओ जो बिल्कुल प्लान होके बनी है इंडिया में। चंडीगढ़? दिल्ली नहीं बनी?
दिल्ली भी बनाई गई थी, तो प्लान होकर ही बनाई गई थी। ओल्ड दिल्ली नहीं बोल रहा मैं, न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हाँ, ल्यूटियंस की दिल्ली बोला जाता है ना। और चंडीगढ़ किसने बनाई थी? देखना, आराम से देखना, हर चीज मैं बता दूंगा तो तुम्हारे को नॉलेज गेन करने की आदत छूट जाएगी। क्लियर? तो ये प्लानिंग वगैरह समझ आया किस तरीके से यहाँ पर हुआ करता था, तो ये लिख लेना आराम से। फिर सिटाडेल मैंने आपको बता दिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सिटी होती थी उसको दो भाग में तोड़ा गया, पहला सिटाडेल, दूसरा लोअर टाउन। जो सिटाडेल होता था वहाँ पर यूजुअली ये माना जाता है कि अब ऊंचाई पे रह रहे हैं और कम लोग रह रहे हैं, तो मतलब एक वही लोग रहते होंगे जो बिलोंग करते होंगे वहाँ के इलीट। ठीक है, जैसे हर एक शहर में कोई ना कोई एक ऐसा एरिया होता है ना जो हमें पता होता है कि यार ये इलीट लोगों का एरिया है, यहाँ पर अगर कोई रह रहा है तो ये बहुत पैसे वाला आदमी होगा या तो बहुत पावरफुल आदमी होगा। तो सेम वही अजम्पशन हम इनके बारे में लगाते हैं कि जो सिटाडेल में रहते होंगे वो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, या तो उस समय के जो पॉलिटिकल क्लास के लोग होते होंगे या इलीट पीपल होते होंगे वो यहाँ पर रहते होंगे। फोर्टिफिकेशन भी देखने को मिला है यहाँ पर। अब यूजुअली जो फोर्टिफिकेशन था मोस्ट ऑफ द साइट्स में आपको सिर्फ कहाँ पर देखने को मिलेगा? सिटाडेल का। फोर्टिफिकेशन का मतलब समझ लो कि दीवार कर रखी है उसको, एज अ किले की तरह बना रखा हो, फोर्टिफाइड कर दिया हो। किसी चीज को आप प्रिजर्व कर रहे हो ना, तो उसे फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब कहीं कहीं पर तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि पूरे की पूरी साइट को ही प्रिजर्व कर रखा है, मतलब पूरे के पूरे शहर को। वहां लोअर टाउन के बाहर भी आपको वॉल देखने को मिलेगी। यूनिवर्सल फीचर क्या है कि सिर्फ सिटाडेल के बाहर आपको क्या देखने को मिलेगी? वॉल। लोअर टाउन के बाहर आपको वॉल नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देखो धोलावीरा एंड लोथल ऐसे कुछ सेक्शन है जहां पर पूरा का पूरा सेटलमेंट क्या हो गया? फोर्टिफाइड हो गया। क्यों किया होगा पूरा का पूरा सेक्शन फोर्टिफाइड? टेरिटरी, ठीक है चलो टेरिटरी हो गया। मतलब इन्होंने वो चीजें, आप अगर ऐसे मान के चल सकते हो कि सिर्फ इलीट पीपलों को प्रोटेक्ट नहीं किया, इन्होंने अपनी जनता को भी प्रोटेक्ट किया, अपने लोअर टाउन को भी प्रोटेक्ट किया। क्यों किया होगा या कब कर सकते हैं? ठीक है, इन्वेटर से बचाना। रिवर के किनारे तो बेटा सारे ही थे, रिवर के किनारे तो ज्यादातर सारे ही थे। वन ऑफ द अगर आप थ्योरी पढ़ते हो, वन ऑफ द थ्योरी बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा इज दैट कि भाई उस समय बारिश बहुत हुई और ये पूरे की पूरे सेटलमेंट डूब गया। ये वन ऑफ द थ्योरी है, आज तक किसी को नहीं पता वाई। वन ऑफ द थ्योरी ये भी है कि जो आर्यंस थे उन्होंने यहाँ पे अटैक किया एंड देन यहाँ के लोगों को मार दिया, जो बच गए वो नीचे की तरफ चले गए, साउथ की तरफ चले गए। एंड देन फिर मैंने आप लोगों को बताया भी था ना द्रविड़, ठीक है, तो द्रविडियन रेस नीचे चली गई, आर्यन रेस नॉर्थ इंडिया में सेटल हो गए। आज भी वही क्लासिफिकेशन माना जाता है। ये जो पार्ट है मैं आपको यहाँ से यहाँ दिखाऊँ, ये वाला पार्ट देखो, ये लाइन है जो डिस्टिंग्विश करती है हमको उनसे, आर्यंस को नॉन आर्यंस, यानी कि आर्यंस एंड द्रविडियन के बीच में ये लाइन का फर्क आ जाता है। ओके, तो ये हो गया लोथल एंड द सिटाडेल विद इन द लोथल वाज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वाज बिल्ड एट अ हाइट। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, इंपॉर्टेंट फीचर है चनुद्रो का, इट इज द ओनली आईवीसी साइट विदाउट अ सिटाडेल। क्लियर? चनुद्रो में सिटाडेल आपको देखने को नहीं मिला है। इसके साथ एक दो चीजें और लिख लो चनुद्रो के बारे में। इंक पॉट देखने को मिला है यहाँ पे, क्या बोलेंगे, दमात, हाँ यस, हिंदी में दमात बोलते हैं, स्याही की शीशी। यार ये बहुत टाइम पहले यूज होता था, मेरे भी पापा या दादा करते थे दमात यूज, मैंने बस सुना है, यूज कभी नहीं किया। आप लोगों ने सुना है दमात क्या होती थी? कभी किसी ने वो वाले पेन यूज किए जिनको ऐसे भर के, ऐसे पिचकारी की तरह भर के? बड़ा मजा आता था उनसे लिखने में, राइटिंग बहुत अच्छी बनती है उनसे। बस दिक्कत ये होती है कि उस पर पानी लगते हुए फैल जाता है, और यूपीएससी आपको अलाउड नहीं करता उन्हें लिखने में। चलो अगला लिखो, यहाँ पे इंक पॉट देखने को मिला है। सेकंड, लिपस्टिक। हाँ, अब जहां महिलाएं होंगी वहां फैशन की चीजें ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। लिपस्टिक तो जरूरी थी ना भाई, महिलाएं तो महिलाएं, चाहे आज की हो चाहे हड़प्पा की हो, लिपस्टिक सबको लगाना होता है। लिपस्टिक। अगला लिखो, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट। नहीं नहीं नहीं, चनुद्रो, चनुद्रो लिखवाया ना, कि चनुद्रो इज द ओनली साइट विदाउट सिटाडेल। कहाँ ध्यान है आपका आज, पहले बताओ, बीच बीच में जो ध्यान भटक रहा है ना।
ये एग्जाम में कंफ्यूजन देगा और कुछ नहीं। ठीक है, लिख लिया सबने? दोबारा बता रहा हूँ, सिटी विदाउट सिटाडेल, इंक पॉट, लिपस्टिक, टेराकोटा मॉडल और बल्क कार्ट। बुलक कार्ट पता है ना, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का एक टॉय बनाया है, टेराकोटा मॉडल बनाया है। जैसे आज हम बच्चों के लिए लाते कार वगैरह, तो उस समय कार वगैरह तो नहीं थी, बैलगाड़ी वगैरह चलती थी, तो बच्चों के खिलौने के लिए तो क्या लाए थे, मतलब क्या बनाया उन्होंने, बुल्क कार्ट बनाया, मतलब बैलगाड़ी बनाई। ठीक है, टेराकोटा मॉडल था वो मॉडल। फिर अगला लिखो, बीड मेकिंग फैक्ट्री। वहां पर ऐसी फैक्ट्रीज पाई गई है जहां पे मनके बनाए जाते थे, बीड्स बनाए जाते थे। बीड्स मेकिंग फैक्ट्री, बीड्स मेकिंग फैक्ट्री। अगला लिखो, फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फोर्टिफाइड था, सीटाडेल नहीं था, पर पूरा स्ट्रक्चर के बाहर वॉल करी हुई थी, फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर। एंड लास्ट लिख लो, इसको एक्सकवेट किया इसने किया था, एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार ने इसको खोजा था, एक्सकवेट किया था। ठीक है, धोलावीरा के बारे में पूछा गया है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था। अब चनूदरों के बारे में तभी इतनी डिटेल में जाएगा जब न्यूज में आएगा वो, और जब तक न्यूज में नहीं आता तब तक आपको इसमें इतना डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। मोस्ट चीजें याद रखो, जैसे इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है, लिपस्टिक याद रखना, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट याद रखना, और बीड मेकिंग फैक्ट्री याद रखना। ये 3 चीज इसकी इंपॉर्टेंट है। बाकी इंक पॉट मत भी याद रखो, सिटी विदाउट सिटाडेल मत याद रखो, नहीं पूछता, सिटी विदाउट सिटाडेल नहीं पूछता वो। ठीक है, चलो अगला यहाँ पर क्या है, फोर्टिफिकेशन हो गया, सोशल लाइफ है। ओके, चलो सोशल लाइफ में जाने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज लिख लो अलग अलग साइट्स के बारे में। अब सारों के ही बारे में लिख लो। राखीगढ़ी लार्जेस्ट इंडियन हड़प्पन साइट या लार्जेस्ट इंडियन आईवीसी साइट, बस इतना याद रखना। और राखीगढ़ी बहुत लेट में खोजी गई है, ध्यान रखना। फिर लोथल, लोथल से क्या पाया गया है, लोथल बेसिकली आप देखोगे, मैप खोल ही देता हूँ मैं इसका, क्योंकि साथ साथ जो मैं साइट यहाँ पे बताऊंगा आप मैप में देखते हुए चलना। ठीक है, आप उसका ये भी देख लेना कहाँ पर है, किसके आसपास है, उसके आसपास और कौन कौन है। लोथल को फिगर आउट करो कहाँ पर है लोथल। गुजरात में भी बिल्कुल एग्जैक्ट कहाँ पर है, कोस्ट के पास है, देख रहे हो, वहां पर एक बे बनता है। किसी को पता है उसमें कौन सा गल्फ बनता है यहाँ पे? पक्का खंबात है, गल्फ ऑफ कच्छ नहीं है, तो गल्फ ऑफ मन्नार है। आई एम जस्ट आस्किंग यू कि बताओ, गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ मन्नार है, कौन सा है? ठीक है, ये वाला जो एरिया, ये खंबात का एरिया है, ये कच्छ का एरिया है। मन्नार जो मैं पूछ रहा हूँ वो ये वाला एरिया है। ठीक है, ध्यान रखना इस तरीके से। चलो एक और चीज पूछ लेता हूँ आप लोगों से, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे बड़ी है? चलो बेसिक चीजें तो पता है आप लोगों को। लिखो फिर लोथल के बारे में लिखो। अब क्योंकि देखो वहां पर कोस्ट है आपका, गल्फ बना है, तो वहां पर ट्रेड करना बहुत आसान है। किसी को भी बड़ी बड़ी कंट्री से या दूर की कंट्री से ट्रेड करना होगा तो वो आराम से आके वहां पर ऐसे अपनी शिप लगा सकता है और ट्रेड कर सकता है। क्लियर? जब वो ट्रेड करेगा तो वहां पर अब ट्रेड हो रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो कौन कौन सी चीजें आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेंगी? पहली चीज, ये डॉकयार्ड था एक। ठीक है, डॉकयार्ड सबको पता है क्या होता है? पोर्ट हो गया, बंदरगाह हो गया, तो ये डॉकयार्ड था। इसके बाद लिखो यहाँ पर और क्या पाया गया है, राइस हस्क। राइस हस्क पता है? चावल का भूसा या चावल का, जैसे चावल उसमें तो ना धान होता है जब वो, ठीक है, धान की फिर थ्रेशिंग की जाती है तब उसमें से चावल निकलता है। ठीक है, तो वो जो भूसा बच जाता है वो पाया गया है। तो हम यहाँ पर इससे ये समझ सकते हैं कि बाहर की कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड चलता था, या तो हम उन्हें भेजते थे या तो वहां से मंगाते थे। अब मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है क्योंकि राइस को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, और बाहर की जितनी कंट्रीज है वहाँ पर जो भी सिविलाइजेशन थी उन पर उतना ज़्यादा पानी के स्रोत नहीं थे। जैसे इजिप्ट हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, उधर चाइना हो गया। चाइना के पास हो सकता है, बट चाइना से एग्जैक्ट ट्रेड हो रहा है नहीं हो रहा उसके साक्ष्य भी नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो साक्ष्य मिले हैं दैट इज़ विद द मेसोपोटामियन और इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन हुआ करती थी हमारी, ठीक है, उसके साथ के मिले हैं। वहाँ पर राइस उतना ज़्यादा नहीं होता, तो माना तो यही जाता है कि हम ही लोग उनको क्या भेजा करते थे,
राइस भेजा करते थे। तो जब राइस भेजेंगे तो उसको पहले भाई कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि खेतों से आया सीधा चढ़ा दिया और भेज दिया। पहले उसे स्टोर करेंगे एक जगह पे, इकट्ठा कर लेंगे जितना भेजना है, क्या भेजना है, काउंटिंग होगी, फिर भेजा जाएगा। और फिर हमें देखने को मिला कि कुछ मेसोपोटामियन सील्स हमारे यहाँ पे मिली है, कुछ हड़प्पन सील्स वहाँ मिली है। हड़प्पा की एक पॉटरी है, ठीक है, एक पॉट है, हड़प्पन पॉट है, जो कहाँ पे मिला है, मेसोपोटामिया से मिला है। तो एक्सचेंज ऑफ थिंग्स वहाँ पर चल रहा था, ये हमें समझ आ रहा है। अब वहाँ पर किस तरह का ट्रेड चलता था वो नहीं पता, क्या बार्टर चलता था या कोई करेंसी का एक्सचेंज होता था। अब अगर करेंसी वाइज एक्सचेंज हो रहा है तो एक्सचेंज रेट क्या था भाई? आज के टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो यूनिवर्सल करेंसी, मतलब ऐसे कोई ऑफिशियल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है वो कौन सी करेंसी में हो रहा है? कौन सा? डॉलर। डॉलर एक ही नहीं है, जब भी बोलो डॉलर तो यूएस डॉलर जरूर बोलो। डॉलर तो कनेडियन डॉलर भी है, मैक्सिकन डॉलर भी है, रुपए तो बहुत सारे हैं, नेपाली रुपये भी है, पाकिस्तानी रुपया भी है? हाँ वो बता दी। नेपाली रुपये का एक्सचेंज रेट, अब अगर करेंसी चेंज होती है तो उसका एक्सचेंज रेट भी तो बनता है। तो एक्सचेंज रेट क्या था ये सब हमें कुछ पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? कौन सी है? हाँ, पिक्टोग्राफी का लोगो, हिंदी बोला ना, मैं थोड़ी देर के लिए डर गया, मैंने ये कौन सी भयंकर ड्रम मारी। हिंदी को थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है, मतलब एक वो होता है ना, जैसे जब इंग्लिश सीख रहे थे हम लोग शुरू शुरू में, तो यहाँ हिंदी में होता था, और फिर वो जुबान पे आते आते फिर ट्रांसफर करके तब इंग्लिश में बोलते थे। अब इतनी आदत पड़ गई कि यहाँ इंग्लिश में आता है और फिर उसको जुबान पे हिंदी में लाना पड़ता है। देखो, पिक्टोग्राफिक हो गया कि चित्रात्मक हो गई, बोस्ट्रोफेडॉन होता है द वे ऑफ राइटिंग, स्टाइल ऑफ राइटिंग। यस, स्टाइल ऑफ राइटिंग। जैसे हिंदी हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, उर्दू हम कैसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। बोस्ट्रोफेडॉन होता है कि आप लिंकेज नहीं छोड़ोगे, अगर आपने इधर से लिखना शुरू किया पहले ऐसे ले जाओगे, फिर ऐसे लिखोगे, फिर ऐसे। दिखा दूंगा मैं आगे, पूरी स्क्रिप्ट डली हुई है, टेंशन मत लो, पूरे चैप्टर में पूरा आपको मिल जाएगा, बोस्ट्रोफेडॉन वगैरह हर चीज का मतलब मिल जाएगा। सो एज आई वाज सेइंग कि भाई बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर खोजने को मिली है, ठीक है। डॉकयार्ड हो गया, राइस हस्क हो गया, फायर ऑल्टर्स, देखो फायर ऑल्टर्स, हवन कुंड, यस हवन कुंड। अब जब हम हवन कुंड देखते हैं तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे, कैसा रिलीजन होगा? ठीक है, हिंदू रिलीजन हो सकता है, मतलब हिंदू का ही एक फॉर्म हो सकता है। हम एग्जैक्ट हिंदू रिलीजन नहीं बोलेंगे, बट एक वन फॉर्म ऑफ द हिंदू रिलीजन हो सकता है, क्योंकि पशुपति देखने को मिले, मदर गॉडेस के बारे में देखने को मिला, भाई ग्रेट बाथ देखने को मिला, जैसे हमारे यहाँ होता है ना सामूहिक स्नान, गंगा दशहरे के दिन स्नान होता है, ठीक है। तो ये सब सामूहिक स्नान जो होते हैं, तो हम अनुमान लगाते हैं कि यार जो ग्रेट बाथ बनाया गया था ये किस लिए बनाया गया था, कि यार ये समर में, मतलब वैसे गर्मी के टाइम पे स्विमिंग पूल की टाइप बनाया गया था, कि कोई रिलीजियस बात हुआ करता था, ये सब हमें कुछ नहीं पता, सब अजम्पशन लगा रहे। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता ना हमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि सोसाइटी में हो क्या रहा था। आज हमें बस रेमिनेंट पता है कि ये था। अब फॉर एग्जाम्पल कोई मंदिर है या कोई भी एक स्ट्रक्चर है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, बहुत सालों पुराना, अब हमें पता ही नहीं उसके अंदर क्या हुआ, उस समय वो मंदिर की तरह यूज होता था कि मस्जिद की तरह, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तरह यूज होता था, कैसे यूज होता था हमें नहीं पता। जैसे नैनीताल हाई कोर्ट है, वो आई थिंक किसी और बिल्डिंग में बना है, पहले वो किसी और चीज के लिए यूज होती थी, मतलब प्रॉपर उसके लिए नहीं था। अब मुझे नहीं पता, उत्तराखंड वालों ने पढ़ा होगा शायद, पहले किस लिए यूज होता था वो है, क्योंकि समर कैपिटल था वो, मुझे नहीं पता है। हाँ, क्योंकि ये बड़ा एरिया है इसके लिए, ठीक है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी ग्रीनरीज वगैरह तो हर जगह मिली है, ठीक है। फायर ऑल्टर्स जो मिले हैं, मतलब अब यही माना जाता है कि क्या ये हवन कुंड करने, मतलब हवन कुंड की तरह है, तो बेसिकली क्या ये हवन करने के काम आते थे, बट सेम टाइम पे आपको एमलेट्स भी मिलेंगे, ताबीज़ भी मिलेंगे। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार फायर ऑल्टर्स भी मिल रहे हैं, मदर गॉडेस के बारे में भी पता लग रहा है हमें, पशुपति भी मिल रहे हैं, फिर ताबीज़ भी मिल रहे हैं, एमलेट्स। अब ये जो एमलेट्स पहने जाते थे, किस लिए पहने जाते थे? नज़र से बचाने का कॉन्सेप्ट होता था कि नहीं होता था, या इविल स्पिरिट वाला कॉन्सेप्ट होता था, क्या ये भगवान में मानते थे, नहीं मानते थे, कुछ नहीं पता। वैसे बाकी सबके बारे में पता है, वैदिक वाले क्या मानते हैं, बुद्ध क्या मानते थे, क्या बुद्ध भगवान के बारे में मानते थे? बुद्ध मानते थे कि गॉड इज देयर, मिडिल पाथ। क्या वो रीबर्थ मानते थे? सोचो, दोबारा सोचो, क्या वो रीबर्थ के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे? मानते थे।
और किसी को कोई आइडिया? जिसको नहीं आइडिया सीधा बता दिया करो, सिर्फ मेरे को तो पता ही नहीं है। वो सैल्वेशन में मानते थे, गुड सैल्वेशन तो था ही, बट रीबर्थ में मानते हैं? रीबर्थ में मानते थे? नहीं मानते, नहीं पता। गुड मॉर्निंग हो जाए आज तो। क्या हो गया इतनी जल्दी सुबह सुबह नींद आ रही है? मैं भी नहीं सोया यार ज्यादा, मैं भी 1-2 बजे ही सोता हूँ। तुम कितने बजे सोए कल? 11 बजे सो के 7:30 बजे की क्लास में नींद कैसे आ रही है? अच्छा, तुम लोगों की स्लीप साइकिल कैसी है, कितने घंटे सो रहे हो? 7-8 घंटे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने घंटे सोते? 8 घंटे, 7:30। और बाकी सब टाइम पढ़ाई करते हो कि और भी कुछ करते हो? बहुत बढ़िया, लगेंगे तुम्हें, टाइम लगेगा फिर अभी। हाँ जी, इधर वाले स्लीप साइकिल कैसी है? 7 घंटे, 7 यार क्या एग्जैक्ट नाप के थोड़ी ना सोते होंगे यार, 7 7 7 बोले जा रहे हो। सब नाप के सोते एकदम 7 घंटे, ऐसे थोड़ी ना होता कि एकदम बटन बंद किया स्विच ऑफ हो गए। मतलब अराउंड अराउंड 7 आपका? बहुत खराब है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मैं उन वालों में सुनी कि स्लीप साइकिल अच्छा हो, ना ना ना, यूपीएससी करने आए हो बेटा, जब तक आंखों के नीचे डार्क सर्कल नहीं आए ना, मैं मानूंगा नहीं तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। क्लास में अगर आंखें लाल ना दिखी मुझे, हाँ सबकी आंखें बिल्कुल एकदम ब्राइट वाइट दिख रही है, इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो। मजाक नहीं कर रहा, हमारे टाइम पे हमें देखते ना तो हम 3-4 लड़के थे, हम लोगों को लिटरली सर ने इतनी परमिशन दी हुई थी कि हम कोचिंग में बिस्तर लगा के सोते थे। हाँ, जब हमारा प्री का अटेम्प्ट था ना, लास्ट मतलब लास्ट भी क्या, प्री का जब हमारा पहला दूसरा अटेम्प्ट था, तो हम लोग सोचो 8 बजे से क्लासेस होती थी, 1 बजे तक तो वो करते थे, फिर घर जाते थे, फिर 3 बजे से लेके शाम के 7-8 बजे तक हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे। वो एक 6 घंटे का 7 घंटे का स्लॉट होता था। फिर 8-9 बजे घर गए, खाना खाया। ये मैं बस ऐसे नहीं बता रहा कि हमने बहुत बड़ा लंबा 3 महीने किया था बस हमने, बिल्कुल एग्जाम से 3 महीने पहले मार्च शुरू किया था, एक दिसंबर से लेके मार्च तक किया था। अप्रैल में फिर हमने, तब जाके हमने स्लीप साइकिल सही कर दी जब हमारा सिलेबस कवर हो गया था। ठीक है, जब एग्जाम करीब हो तब करना स्लीप साइकिल से, अभी मत करो, अभी बिगाड़ दो कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम रात को कितने 8 बजे घर गए, 9 बजे हम लोग खाना वाना खा के पहुँचते थे कोचिंग। 9 बजे से लग के हमारी बैठक बैठती थी 2, ढाई, कभी 3, कभी 4 बजे तक। और हम पूरा इंतजाम करते थे, स्टोव वगैरह, कॉफ़ी वगैरह पूरा लेके, बिस्तर लगा रखे थे हमने वहाँ पे मस्त करके, जहाँ अगले दिन सुबह बैठ के पढ़ रहे हैं, रात को वहीं कुर्सियों को हटा के सो रखे थे हम। सुबह को 4 बजे उठ के फिर हम जाते थे, कभी 4 वहीं सो गए, 6 बजे उठे, घर गए, नहा धो के 8 बजे क्लास में। 3 महीना कर लो बस, थोड़ी सी मेहनत, 17-18 घंटे पुश कर लो, सिलेबस पूरा हो गया ना एक बार, तुम टेंशन फ्री हो जाओगे। सिलेबस पूरे करने के लिए थोड़ी मेहनत करो, क्योंकि सिलेबस बड़ा है यार हमारा, अच्छा खासा बल्क सम सिलेबस है। अगर धीरे धीरे चलोगे तो किसी अच्छे यूपीएससी करे हुए बंदे से पूछना कि क्या सिलेबस खत्म कर पाए आज तक, मैं नहीं कर पाया, तुम क्या कर पाओगे? ठीक है, तो मेजोरिटी तक तो पहुंच जाओगे, थोड़ा सा खींच खींच के मेजोरिटी पहुंच जाओ। चलो, फायर एल्टर्स के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स। अब एग्जैक्ट हॉर्स था कि नहीं था ये भी नहीं पता, बट माना जाता है कि टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स, क्योंकि एक ये वन ऑफ द कंट्रोवर्सी है कि हड़प्पन लोगों को हॉर्स के बारे में पता था कि नहीं पता था। एक थ्योरी क्लियरली डिसरिगार्ड करती है हॉर्सेस के बारे में, एक थ्योरी बोलती है कि नहीं हॉर्सेस के बारे में पता था, हॉर्स की बोन्स मिली है, ठीक है, बट वो मिली है लेटर हड़प्पन के टाइम की, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे चलता है। तो टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स। अगला लिखो डबल बरियल, एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाया गया। बरियल, डबल बरियल मतलब एक कब्र में 2 लोगों को दफनाना। अगला लिखो टेराकोटा फिगर ऑफ शिप, शिप शिप, टेराकोटा फिगर ऑफ शिप। अब ऑब्वियसली बात है ना, जहाँ पे रहते हैं बच्चे वहाँ पे क्या देखेंगे, इतने बड़े बड़े जहाज देखेंगे, तो भाई उसका छोटा सा फिगर बच्चों के लिए खिलौने के लिए लाया जाएगा। इसको एक्सकवेट किया गया था बाय SR राव, एक्सकवेटेड बाय SR राव। धोलावीरा को लिखो
वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, धोलावीरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। स्टेडियम, स्टेडियम देखने को मिला, ठीक है। अब वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह होते होंगे या रिलीजियस सेरेमनीज होती होंगी या शादी वादी होती होगी, वो अलग चीज़ है, बट स्टेडियम है, ठीक है, एक स्टेडियम देखने को मिला। एंड इसमें लिखना सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो जो सिटी होगी वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? 3 पार्ट्स में आपकी सिटी डिवाइड आपको देखने को मिलेगी। फिर देखना जायंट वाटर रिजर्वायर, जायंट वाटर रिजर्वायर, जो मैंने वहाँ पे आपको टैंक दिखाया था ना, वैसा ही कुछ एक वाटर रिजर्वायर आपको देखने को मिलेगा। एक ही क्या? अच्छा, फोर्टिफिकेशन नहीं, इसमें 3 है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। लोअर टाउन, मिडल टाउन, वो चनोदुरा है जो सिर्फ एक है, जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज, जहाँ सिटाडेल है ही नहीं, और लोथल जहाँ पे हाँ फोर्टिफिकेशन। ठीक है, चलो, ये जो सिटी है ना डिवाइड करी गई है 3 पार्ट में, अपर टाउन, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन। क्लियर, याद रहेगा ये, बस ये तीनों चीजें याद रखना है। जॉइंट नहीं, जायंट, 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 जायंट वाटर रिजर्वायर। फिर इसको लिखना एक्सकेवेटेड बाय जेपी जोशी, जोशी जी ने फाइंड किया था इसे। अगला लिखो कालीबंगन। हिस्ट्री बस तब बोरिंग लगती है जब ऐसे लिखवाने का टाइम आता है, समझाने के टाइम तो बड़ा मजा आता है। कालीबंगन, यहाँ पे लिखना 7 फायर ऑल्टर्स, एक साथ 7 फायर ऑल्टर्स देखने को मिले हैं। इट मीन्स कि बड़े बड़े यज्ञ हो सकते है ना, जैसे वो नहीं होते राजसी यज्ञ वगैरह करे गए हैं बाद में, कि बहुत सारे ऋषि मुनि एक साथ बैठे हैं और बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। So that kind of thing might be happening during that phase also. So 7 fire altars. अगला लिखो decorated bricks, जो ब्रिक्स है उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि भैया उनको थोड़ा सा डेकोरेट वगैरह किया गया है। फिर यहां लिखना प्लग्ड फील्ड, प्लग्ड फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा खेत मिला है हमें एक्सकवेशन के दौरान जिसमें जुताई हो रखी थी, ठीक है, तो जुता हुआ खेत मिला है आप लोगों को यहाँ पर, तो हमें ये समझ आता है कि यहाँ पर भी प्लोइंग होती थी, मतलब जुताई वगैरह करी जाती थी। इसको एक्सकवेट किसने किया था? अल्मानंद घोष, ALAMANAND, अल्मानंद घोष। लास्ट लिखो सुरकोटड़ा, SURKOTDA, सुरकोटड़ा। अच्छा नहीं, अभी है यार, थोड़े से और है बट उनके बारे में। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, इसमें लिखा बोन्स ऑफ हॉर्स, मतलब ऐसी जगह मिली, मतलब सुरकोटड़ा में आपको किसकी हड्डियां मिली है? घोड़े की हड्डियां मिली है, घोड़े के अवशेष मिले। और सुरकोटड़ा आपका थोड़ा अफगानिस्तान साइड आपको देखने को मिलेगा। तो या तो ये हो सकता है कि अफगानिस्तान वाली साइड के सेंट्रल एशिया वाले लोगों से, ये देख रहे हो ना, सुरकोटड़ा में लिंक हो सकते हैं, तो क्या पता वहां से हॉर्स वहां तक आए हो, कि मतलब जो हॉर्स आए हों, या सेंट्रल एशिया, देखो अगर आप वहाँ पे सेंट्रल एशिया कौन सा, ईरान इराक वाला पार्ट, ये सब किससे कनेक्टेड है? अफगानिस्तान से कनेक्टेड है कि नहीं है? ठीक है, तो उधर से क्या पता ऐसा हो कि कुछ लोग आए हों घोड़े पे बैठ के, और मेन हड़प्पा में कभी घोड़े पे पहुंचे ही ना हो, मतलब ये जो मेन हड़प्पा है ये वाला पार्ट, यहाँ पर घोड़े आपको ना मिले, ऐसे नहीं मिले हमें, इधर वाले पार्ट में हमें हड्डियां नहीं मिली है। कहाँ मिली है? सुरकोटड़ा वाली साइड मिली है। तो ये भी अजम्पशन लगाया जाता है बाय द हिस्टोरियंस की सेंट्रल एशिया से, क्या पता किसी एक्सपीडिशन पे कुछ लोग आए हों, घोड़े पे बैठ के आए हों, फिर वहाँ पर आते आते उनको कुछ नहीं मिला तो घोड़ा वोड़ा मर गया हो तो उसको वहीं छोड़ के चले गए, ये भी वन ऑफ द थ्योरी हो सकती है। सब सुपरफिशियली चल रहा है, क्योंकि अभी तक लड़ाई यही चल रही है कि घोड़े हड़प्पा वालों को पता था थे कि नहीं पता थे। अब जब तक सुरकोटड़ा में हमें हड्डी नहीं मिली थी
तब तक तो हम यही कहते थे कि भाई इन्हें पता ही नहीं था, ना तो हमें किसी चित्र में दिखे, ना तो हमें इनके इंस्क्रिप्शंस में दिखे, ना तो किसी सील, ना किसी मोटिव, किसी में नहीं दिखे, तो हम ये मान के चलते थे घोड़े के बारे में पता ही नहीं। जब सुरकोटड़ा में एक्सकवेशन हुआ, वहाँ घोड़े की हड्डियाँ मिली, तब लड़ाई शुरू हुई कि हड़प्पन को पता है कि नहीं पता है। अब एक थ्योरी बताता हूँ तुम्हें, देयर वाज अ वेरी फेमस थ्योरी दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन। इट इज गिवन बाय कार्ल पॉपर एंड ये बहुत यूज आती है आपकी डे टू डे लाइफ में। आपको किसी भी चीज़ को प्रूव करवाना है, आपके पास ज़्यादा एविडेंस नहीं है, एक ही एविडेंस है, अगले ही पॉइंट पे ये थ्योरी फेंक के मारना, सामने वाला वैसे ही चुप हो जाए, ठीक है। इट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन बाय कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने एक चीज बोली, टू प्रूव एनीथिंग राइट 100 एविडेंस इज नॉट इनफ, बट टू प्रूव एनीथिंग रॉन्ग ओनली 1 एविडेंस इज इनफ। अगर मेरे पास एक भी एविडेंस है आपकी थ्योरी को गलत प्रूव करने का, तो आपकी थ्योरी गलत है। अब वही बात हो गई कि भैया घोड़े की हड्डी मिली है ना, चाहे एक ही जगह मिली है, इसका मतलब जो थ्योरी ये कहती है कि हड़प्पन को घोड़े के बारे में नहीं पता था, दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट हॉर्सेस, वो थ्योरी गलत हो गई। तो अब कौन सी थ्योरी चल रही है कि माइट भी हड़प्पन को पता होगा, क्योंकि कहाँ पर मिले हमने, कौन सी साइड बताई मैंने आपको, सुरकोटड़ा, ठीक है, याद रहेगा ये। चलो अगला यहाँ पर क्या मिला है सुरकोटड़ा से, ओवल ग्रेव्स। यूजुअली जो हमारी ग्रेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं, वहां पर मिली है ओवल ग्रेव्स, ठीक है, ऐसे अंडाकार आपकी ग्रेव्स देखने को मिली है, तो दोज आर कॉल्ड यार ओवल ग्रेव्स। ग्रेव्स मतलब, अरे कब, हाँ एकदम से कोई हिंदी पूछता है ना तो थोड़ा लगता है मेरे को टाइम याद करने में। एक्सकवेटेड बाय जेपी जोशी, ये भी जोशी जी ने खोजी थी। जेपी ऊपर वाली भी जेपी जोशी थे एक जगह, यहाँ भी जेपी जोशी है। नहीं कब्र ही थी, हाँ ऐसे गोल गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया। अब या तो ऐसा हुआ होगा ना कि किसी को मारा होगा और छुपाने के लिए डाल दिया कि यार इतना बड़ा गड्ढा कौन करे। हाँ यस, पॉट वगैरह सब हुआ करते थे, जो आप बोल ना अर्दन पॉट। ऐसा भी होता था कि जैसे मोहनजोदारो वगैरह की साइड आप देखोगे तो वहाँ पे बरियल्स के अंदर आपको मिरर, आपको खाने का सामान, आपको इवन कॉइन्स, ये इतने सारे कॉइन्स प्रिजर्व कैसे हुए भैया। जब हमने कब्र खोदी तो उस समय एक चीज, मतलब एक कॉन्सेप्ट चलता है और वो यूपी के कुछ गाँवों में आज भी चलता है ना, कि जब किसी को जलाया जाता है या किसी को दफनाया जाता है तो जो उसके काम काज की चीज़ें थी, जो उसकी डे टू डे लाइफ की चीज़ें थी, जो वो यूज़ करता था, वो उसके साथ रख दी जाती हैं कि मे बी इसकी आफ्टर लाइफ में भी इसके काम आएगी। कुछ लोग रखते हैं, कुछ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर जगह ये फॉलो नहीं होता है, इट इज़ अनकन्वेंशनल, ठीक है, मतलब ऐसे कोई रीति रिवाज नहीं है कि करना ही करना है, इट इज़ अनकन्वेंशनल, ठीक है। अरे अगेन जैसे किसी को अगर स्मोकिंग का शौक होता है, गाँव में कोई बुढ़ा होता है, वो मरते हैं तो रख देते हैं उनके बगल में, कोई ज़्यादा ड्रिंकर होता है तो रख देते हैं। इट इज़ जस्ट अ सिग्निफिकेंस कि यार आफ्टर लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। सोचो हड़प्पा के टाइम पे भी ये कॉन्सेप्ट था कि उसमें मिरर भी रखा गया, पैसे भी रखे गए, डे टू डे लाइफ की चीज़ें रखी गई, कॉइन्स वगैरह सब रखा गया उसमें, कि भाई अगर आफ्टर लाइफ जैसी चीज़ होती है, मतलब दे, यहाँ से आप रेफरेंस निकाल सकते हैं, दे माइट बिलीव इन आफ्टर लाइफ। नहीं तो इसका लॉजिक क्या है, कब्र के अंदर कोई अपने खजाना तो रखेगा नहीं कि दादाजी इसको संभाल के रखना, मैं आऊँगा 10 साल बाद लेके जाऊँगा, ये तो करेगा नहीं वो, है ना। तो उनकी आफ्टर लाइफ में काम आ रहे हैं। और अगर खजाना रखना होता तो सिर्फ एक मटके में सारा रखता ना अपना जितना खजाना था, वो एक मटका क्यों छोड़ के गया, सिर्फ एक मटका, मतलब इतना सब, इतने से सिक्के उसको क्या बचाने हैं अगले 4 साल बाद, तब तक तो इन्फ्लेशन भी आ जाएगा। ऐसा इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट तो हमेशा रहता है ना कि चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उसकी तो वैल्यू रहेगी नहीं, वो अंदर 1 के 2 तो हो नहीं रहे। तो यानी कि वो किस लिए रखे जाते थे, ताकि जो मरा है उसकी आफ्टर लाइफ में काम आए, क्लियर। तो ओवल बरियल, ओवल ग्रेव्स आपको यहाँ पर देखने को मिली है। एक्सकेवेट किसने किया इसे, जेपी जोशी ने, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फिर 3-4 चीजें तो आपको पता ही होंगी,
मांडा द नॉर्दर्न मोस्ट, लिखने की अगर याद हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको याद नहीं वो लिख लेना कि मांडा सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट आपका सुक्का गेंडोर, ईस्टर्न मोस्ट आपका कहाँ है आलमगीरपुर, ठीक है। अब दो साइट और है, बनावली, ये हरियाणा में पाई जाती है बनावली, यहाँ के कुछ खासियत है। वॉश बेसिन वॉज फाउंड, वॉश बेसिन आज के टाइम का जो वॉश बेसिन होता है ना, ऐसे हाथ धुलने, वॉश बेसिन वॉज फाउंड इंटीग्रेटेड इनटू द टॉयलेट है, ये बनावली, बनावली वॉश बेसिन वॉज फाउंड इंटीग्रेटेड इनटू द टॉयलेट चेम्बर। तो एक ऐसी इनोवेटिव टॉयलेट इन्होंने बनाई जिसमें टॉयलेट भी और ऊपर वॉश बेसिन भी है एक साथ, की जो हाथ धुलेंगे बाद में वो पानी टॉयलेट में काम आ जाएगा। तो इस तरह का कुछ इन्होंने इनोवेशन बनाया था। तो वॉश बेसिन वाज फाउंड इंटीग्रेटेड इनटू द टॉयलेट, ठीक है। क्ले मॉडल ऑफ प्लो, मतलब हल का जो है क्ले मॉडल आपको देखने को मिला है, क्ले मॉडल ऑफ प्लो। इसको खोजा था एक्सकेवेटेड बाय आर.एस. बिस्ट, ये बिस्ट जी ने खोजा था। अच्छे काम यही क्यों करते हैं बिस्ट जोशी, इन्हीं लोगों पे होता है क्या टाइम काम, मतलब खल्ली का, कुछ नहीं मिला तो चलो हड़प्पा खोज देते हैं। अगला लिखो रोपड़, रोपड़ पता है कहाँ पे, रोपड़ इज इन पंजाब। सो डॉग्स विद मैन इन ग्रेव्स, ये इंपॉर्टेंट फीचर, डॉग्स विद मैन इन ग्रेव्स। अब देखो अगर फैक्चुअल क्वेश्चन कोई आया तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर आएगा, जितना भी आज तक पूछा गया है सारा लिखवा दिया आप लोगों को। अब पीवाईक्यू करना आराम से बैठ के, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं सही हो, ठीक है। ओके एनिमल्स मैंने बता दिए, सील्स बता दिए, स्कल्पचर्स। मेरे को ये बताओ, मैंने आप लोगों को बियर्डेड प्रीस्ट के बारे में बता दिया, ठीक है, डांसिंग गर्ल के बारे में बता दिया, वो किस मुद्रा में थी, त्रिभंग मुद्रा में थी, वेरी गुड। मदर गॉडेस के बारे में, इसको समझ लो, ठीक है। स्कल्पचर जो मिले हैं, एक स्कल्पचर हमें ऐसा मिला है जो कि मदर गॉडेस का है, मतलब एक महिला का स्कल्पचर मिला है मदर गॉडेस, उनको हमने नाम दिया है मदर गॉडेस, ठीक है। अब ये माना जाता है कि ये वहाँ की जो भी देवी को ये पूछते होंगे वो माइट भी हो सकती है, अगेन क्लियर नहीं है, ठीक है। अब वही बात आ जाती है कि पशुपति भी मिल रहे हैं, मदर गॉडेस भी मिल रहे हैं, साथ साथ आपको यहाँ पे नेचर वर्शिप के साइन भी मिलेंगे कि ये किसको पूछते थे, प्रकृति को पूछते थे। साथ साथ आपको यहाँ पे बरियल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हिंदू रिलीजन होता तो बरियल्स नहीं देखने को मिलते, समझ रहे हो, एक भी बरियल मतलब कब्र, कब्र नहीं मिलती, ठीक है। हिंदू रिलीजन होता तो कब्र देखने को नहीं मिलती। अगर इस्लाम होता, ठीक है, अरे मतलब एक हो सकता है ना प्रिकर्सर, नॉट एज की बिल्कुल वही था, प्रिकर्सर हो सकता है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी का प्रिकर्सर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर, या तो हो सकता है इन सारों में से कोई रिलीजन नहीं था, कुछ नया रिलीजन था, बरियल करने के पीछे उनका कुछ और कारण था। जैसे ध्यान रखना हमारे कल्चर में कोई भी चीज है, क्रिमेशन सेरेमनीज से लेके हो गई, या जो बचपन में होती है सेरेमनीज, इन सब के पीछे आपका रीजन का बहुत फोकस रहता है। मतलब मैं तो बच्चों को बहुत बार सिखाते सिखाते बोलता हूँ कि रीजन शेप्स रिलीजन्स, कि जिस रीजन में वो रिलीजन बना है उसके हिसाब से उस रिलीजन के अंदर बहुत सारे फीचर्स है। फॉर एग्जांपल आपका इस्लाम में अल्कोहल कंजप्शन क्यों मना किया गया है, गुड, गर्म इलाका है वहाँ पे, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ सकते हैं, इसलिए किया गया था। क्योंकि किधर, ये आप देखो पूरा सऊदी अरेबिया वगैरह, ये सारा इलाका इतना गर्म होता है, और अल्कोहल क्या होती है, वो गर्म होती है बॉडी के लिए, वो आपकी बॉडी में और एसिडिटी प्रोड्यूस करती है, तो बॉडी के लिए हार्मफुल होगी। अगेन क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उसमें वाइन पीना अलाउड है, ठीक है। या जैसे अगेन यहाँ पर बरियल क्यों करते हैं इस्लाम में,
गुड, लकड़ियाँ नहीं मिलती वहाँ पे, हाँ तो उनको दफनाना पड़ेगा। अब क्योंकि ड्राई लैंड है, सीधी बात है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है कि आप सीधा भी अगर दफनाओगे तो बॉडी आराम से डिकम्पोज हो जाएगी। बट सेम चले जाओ आप यूरोपियन साइड जहाँ पे क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ है, वहाँ पे कॉफिन में क्यों दफनाते हैं? गुड, गलेगा ही नहीं, बर्फ। ठीक है, ये जो हिंदू रिलीजन है यहाँ पर लकड़ियों से क्यों जलाते हैं? क्योंकि लकड़ियाँ भरमार में थी, जिस चीज़ की एक्सेस होगी वो उस चीज़ का यूज़ करते हैं। ऐसे ही खाने पीने की हैबिट्स, ज़्यादातर हिंदू रिलीजन वेजिटेरियन क्यों है? मोस्ट ऑफ द हिंदू पीपल वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि शुरू से स्टेपल फूड वेजिटेबल्स रहे हैं। अब जहाँ पर वेजिटेबल हो ही नहीं रहे हैं वो कैसे खाएं वेजिटेबल, बताओ? समझ रहे हो? तो रीजन क्या बोलते हैं, क्या बोला था मैं? हाँ ठीक है, याद रखना, है बहुत बढ़िया कोट लगी थी, मैंने कभी ऐसी बोली थी। तो रीजन शेप रिलीजन, अब मुझे भी नहीं पता, या तो मैंने कहीं से पढ़ी है या तो मेरे खुद के दिमाग की उपज है, मेरे को नहीं पता, बट मैंने लिखी थी अपने मेंस की तैयारी के टाइम पे। मैंने ऐसे बहुत सारे कोर्स लिखे थे जो मैं खुद के इनोवेशन करता रहता था। मतलब मैं थोड़ा सा राइटर टाइप बंदा हूँ, मैं लिख लेता हूँ अच्छी चीज़ें, शायर वायर हूँ, तो लिखने का मेरे को बड़ा शौक है, तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लिख लेता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आप लोग भी ट्राई करना कि ये सारी चीज़ें डालो, जितना अपना इनोवेशन डालोगे उतना एग्जाम में न्यूट्रल रहोगे, मतलब बढ़िया नंबर लाओगे। अब चलते हैं सोशल लाइफ की तरफ, ठीक है? टाइम कितना हो गया? अरे यार सोशल लाइफ आज तो पूरी हो नहीं गई। ओके, एक बार देख लेते हैं, सीटा डन हो गया। सोशल लाइफ 8। देखो जो बियर्डेड प्रीस्ट की मैं बात कर रहा था, ये रहा वो, ये रहे वो दादाजी हैं, मदर गॉडेस अगेन मोहनजोदारो। ये देखो ब्रॉन्ज की जो थी, सॉरी मैंने कॉपर बोला था, ब्रॉन्ज की थी ये। अगेन देख रहे हो त्रिभंग मुद्रा, 3 हिस्सों में टूटी हुई मुद्रा। फिर देखो ये स्क्रिप्ट ऐसी लिखी होती थी, स्क्रिप्ट इसे पिक्टोग्राफिक बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो स्टाइल ऑफ राइटिंग शुरू होता है दैट इज बॉस्टरफिडोन। फिर इस तरह के मटेरियल देखने को मिलेंगे, ठीक है? इन्हें मृद भांड भी बोला जाता है हिंदी में। मृद भांड मतलब मिट्टी के ना। और रिलेशन विद अदर सिविलाइजेशन, वही इंटरनेशनल ट्रेड हम जो कर रहे थे, बस वो सारी चीजें। कल आपका आई थिंक ये पूरा हो जाएगा। देखो ये रहा पशुपति की सील दिख रही है, जूम होता है क्या? ये देखो पशुपति की सील। यहाँ पर देखो ये एक अलग जानवर दिख रहा है आपको, कैसा लग रहा है ये दिखने में? कुबड़ वाला बैल, यस ठीक है। ये कैसा दिख रहा है? गेंडा, हाँ राइनो, राइन, हाँ अच्छा वो हिंदी में गेंडा बोलते हैं। ये टाइगर दिख रहा है, ठीक है। और ऊपर देखो ये कौन है? एलिफेंट है, बहुत बढ़िया। नीचे के आपको दिखेंगे नहीं, पर यहाँ भी 2 जानवर है, ओके। ये 4 जानवर और नीचे के 2 जानवर। और ये कौन है आपका? फीमेल डेटी, ये रही मदर गॉडेस, ठीक है। ऐसे सर पे उनका बिल्कुल ताज वाज लगाया, तो हमने बोलते हैं कि क्या पता कोई मदर गॉडेस हो, है? नहीं नहीं, ये तो स्कल्पचर है, ये सील है, हाँ ये सील है बेटा, ठीक है। ये एक तरह की सील है जो ऐसे प्रोपेगेट होती थी। बाकी इंपॉर्टेंट साइट जो जो मैंने बताने थे वो बता दिए मैंने। कुछ अगर इंपॉर्टेंट होगा तो इसमें से भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये वाला आई होप आपका कल तक पूरा हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है ये इन सारे टॉपिक्स में, क्योंकि डिटेल में इतना सारा बताना होता है, फैक्चुअल डाटा ज़्यादा है। जैसे आज ही आपने जितना फैक्चुअल डाटा लिखा, ये 10-15 साल की मेहनत है किसी की। मतलब हर एक साल का PYQ निकाल के उसमें से खोज के, क्योंकि ये मेहनत हमने करी अपने टाइम पे, तो आज कंपाइलेशन है हम पे, हम बच्चों को तो दे देते हैं। तुम लोगों की मेहनत आसान हो जाएगी, हमारे को नहीं दी किसी ने तो हमको खुद करनी पड़ी, ठीक है। चलो, सो ये वाला पढ़ के आना आप लोग।